क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन में एक हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है और वो इस अपर्चर आपको दिया है, अपर्चर एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया दिया है आपको 1 मिलीमीटर स्क्वायर। 1 मिलीमीटर स्क्वायर को आप कन्वर्ट कर लेंगे एसआई यूनिट में, तो ये बन जाएगा 1 इंटू 10⁻³ इंटू 10⁻³ ये मीटर स्क्वायर में आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे। उसके बाद कहा गया है कि जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं पर सेकंड जो मूव करते हैं, इसके थ्रू जो पास होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वो उनकी संख्या आपको दी गई है, यानी कि इसको नंबर डेंसिटी हम कह सकते हैं, नंबर डेंसिटी दैट टू पर सेकेंड। ये हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट सेकेंड ये पार करते हैं। और आपको कहा गया है कि करंट डेंसिटी हमें कैलकुलेट करनी है, एन दिया है हमें 6 इंटू 10⁻16 पर सेकेंड हमको दिया है, इतने इलेक्ट्रॉन जाते हैं। तो हम भाई जानते हैं कि जो करंट है वो करंट क्या होता है कि नंबर ऑफ चार्जेस पर सेकंड उस एरिया से जो पास होते हैं उसे ही कहा जाता है करंट। तो मैं कह सकता हूं कि यहां से यदि मैं, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड और एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻19, तो मैं इस नंबर को, जो नंबर दिया हुआ है 6 इंटू 10⁻16, यदि मैं इसको चार्ज से मल्टीप्लाई कर दूं, इलेक्ट्रॉन के चार्ज से, दैट इज 1.6 इंटू 10⁻19, तो आपको ये जो मिल जाएगा बेटा, दिस इज टोटल नंबर ऑफ चार्ज दैट इज पासिंग थ्रू दैट एरिया पर सेकंड, ये बन जाएगा आपके पास करंट। इसको सॉल्व कर लेंगे, आपके पास मिल जाएगा 9.6 इंटू 10⁻³ एम्पियर, ये बन गया आपके पास करंट। अब करंट डेंसिटी आपसे पूछा गया है, तो करंट डेंसिटी का फॉर्मूला यहां पे इस्तेमाल कर देंगे। करंट डेंसिटी J इज इक्वल टू करंट अपॉन एरिया, एरिया से डिवाइड कर देंगे, आपको मिल जाएगा करंट डेंसिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको दिया है कि ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में बताया है कि ड्रिफ्ट स्पीड जो है 1 एम्पियर करंट के लिए, करंट की वैल्यू है 1 एम्पियर, और कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया दिया हुआ है कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 2 मिलीमीटर स्क्वायर, उसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। उसके बाद कहा गया है कि ये इस फॉर्म में है, ड्रिफ्ट स्पीड आपको दिया हुआ है, जो कि आप इसमें आपको निकालना है। बेसिकली वीडी जो है अननोन है, और जो नंबर डेंसिटी है आपको दिया है, नंबर डेंसिटी दैट इज 8.5 इंटू 10⁻22। तो क्या करेंगे, इसमें फॉर्मूला लगा देंगे ड्रिफ्ट स्पीड का, और करंट और ड्रिफ्ट स्पीड में जो रिलेशन है दैट इज I इज इक्वल टू NAE VD। VD आपको पूछा गया है तो आप यहां निकाल देंगे I अपॉन NAE। हेलो, कुछ सेकंड्स का समय लूंगा आपका। इस वीडियो को बनाने के लिए ढेर सारे लोगों का ढेर सारा टाइम इन्वेस्ट हुआ है, और इस पूरी प्रोसेस में, क्वेश्चंस के सिलेक्शन में एनकेसी सर खुद हमें गाइड करते हैं, और एनकेसी सर खुद पर्सनली अपने बिजी शेड्यूल में से भी टाइम निकाल के आपके लिए क्रैश कोर्स लाए हैं, जो बाहर आपको बहुत सारा अमाउंट पे करने के बाद भी इतना कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्स आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि जो ये चैनल है सर का, दैट इज NKC सर _IITT, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पे जो वीडियोस हैं उनको आप लाइक कीजिए, और आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, उनके साथ इसको शेयर कीजिए, जिससे कि हमारी पूरी टीम का जो है वो मनोबल बढ़ सके, और हमारी जो टीम है पूरी, वो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छे जो वीडियोस हैं हम आपके लिए बना सकें। थैंक यू सो मच। करंट दिया है, नंबर डेंसिटी दी है, एरिया दिया है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है एक एल्यूमिनियम, और जिसका लेंथ है 50 सेंटीमीटर, लेंथ है भैया 50 सेंटीमीटर, और क्रॉस सेक्शन एरिया है 2 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, और आपको दिया है रेजिस्टेंस इज समथिंग लाइक 6.5 इंटू 10⁻⁻n ओम, और रेजिस्टिविटी दी हुई है, रेजिस्टिविटी 2.6 इंटू 10⁻⁻8। सिंपल फॉर्मूला आप लगा सकते हैं रेजिस्टेंस का, दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू ρL/A। सारी क्वांटिटीज को आप SI यूनिट्स में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा आंसर ओम में। ठीक है, सॉल्व कर लेंगे, सिंपल है।
क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक सर्कल में रिवॉल्व करता है लाइक दिस। इलेक्ट्रॉन मूव करता है विद कांस्टेंट स्पीड v और इसका रेडियस आपको दिया हुआ है कुछ 10 सेंटीमीटर के बराबर रेडियस है। तो आपसे पूछा गया है किसी एक पॉइंट पर करंट की वैल्यू कितनी है। तो देखिए बेटा कोई भी एक जनरल पॉइंट आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। लेट्स से मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये जो पॉइंट है। अब इस पॉइंट से ये जो इलेक्ट्रॉन है पास होगा एक बार, और फिर कुछ टाइम इंटरवल के बाद, एक टाइम इंटरवल t के बाद ये दोबारा यहां से पास होगा, यहां से पास होगा, फिर दोबारा आएगा, फिर तिबारा आएगा, फिर चौथी बार आएगा, फिर पांचवी बार आएगा। तो मैं कह सकता हूं कि ये जो इलेक्ट्रॉन है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो चार्ज है, ये चार्ज पार्टिकल t टाइम के बाद वापस इस पॉइंट से गुजरता है, वापस इस छोटे से क्रॉस सेक्शन एरिया से गुजरता है। तो यही क्या है, करंट की वैल्यू है। तो मैं यहाँ पे करंट का फॉर्मूला लिख सकता हूँ, I इज इक्वल टू Q अपॉन डेल्टा टी। चार्ज कितना पास होता है डिवाइडेड बाय कितने टाइम में पास होता है। तो इन दोनों का डिवीजन आप करेंगे तो आपको मिलेगा चार्ज फ्लोइंग थ्रू दैट एरिया पर यूनिट टाइम। तो चार्ज कितना है भाई, इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19, और कितने टाइम के बाद, कितने टाइम इंटरवल के बाद ये पास हो रहा है, तो मैं लिख सकता हूँ वो टाइम पीरियड है रिवॉल्यूशन का। और टाइम पीरियड आप जानते ही हैं सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में 2πr/v के बराबर टाइम लगता है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने में। तो आपको मिल जाएगा करंट I इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाय 2π, रेडियस है आपका, रेडियस है 10 सेंटीमीटर, सो 10 इंटू 10⁻⁻2, और ये हो गया r, और ये स्पीड कितना है भैया, स्पीड है 4 इंटू 10⁻6, 4 इंटू 10⁻6। तो आपको आंसर यहां से मिल जाएगा, करंट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, आप वहां से n की वैल्यू निकाल लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है कि हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में एक भरा हुआ है डाइलेक्ट्रिक स्लैब, एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब भरा हुआ है। इसका रेजिस्टिविटी हमें दिया है, ये हमें लेंथ दिया है d के बराबर। इसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो प्लेट का है, यानी कि हमें इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब का एरिया पता चल गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब का रेजिस्टिविटी पता चल गया, डाइलेक्ट्रिक स्लैब की थिकनेस पता चल गई, और हमसे पूछा गया है कि लीकेज करंट कितना है। लीकेज करंट का मतलब बेसिकली होता है कि कैपेसिटर की इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होता है, आप जानते हैं। तो इसमें से जो चार्ज है वो फ्लो कर जाता है, इस डाइलेक्ट्रिक स्लैब में से कुछ चार्ज जो है वो फ्लो कर जाता है, और चार्ज का फ्लो ही क्या कहलाता है, करंट कहलाता है, और वही करंट कहलाता है आपका लीकेज करंट। तो लीकेज करंट की वैल्यू आप लिख देंगे I इज इक्वल्स टू V पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस होता है आपका रो L बाय A। तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस दिया है कि किस पोटेंशियल डिफरेंस से इस कैपेसिटर को कनेक्ट करते हैं, दैट इज ऑफ कितना दिया है भाई, 6 वोल्ट दिया है, 6 वोल्ट दिया है, ठीक है, 6 वोल्ट, और एरिया ऑफ प्लेट्स दिया है 10 सेंटीमीटर स्क्वायर, 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी कितनी है भाई, रेजिस्टिविटी आपको दिया है 1 इंटू 10⁻13, ये रही रेजिस्टिविटी, और उसके बाद है लेंथ। लेंथ कितना है आपके पास, 1 मिलीमीटर, दैट इज 10⁻³ मीटर। तो यहाँ से करंट, लीकेज करंट जो है आप निकाल सकते हैं आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि एक बैटरी जिसका EMF है 2 वोल्ट, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 0.5 ओम, ये है 2 वोल्ट की, इसको कनेक्ट किया जाता है एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से जिसका रेजिस्टेंस है 9.5 ओम। फिर आपसे पूछा गया है कि कितने इलेक्ट्रॉन्स एक क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में कितने निकलेंगे, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए हम करंट की वैल्यू जानते हैं, करंट क्या होता है, Q बाय डेल्टा टी। 1 सेकंड में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे हैं, चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज डिवाइडेड बाय 1 सेकंड की बात कर रहे हैं तो 1 सेकंड हो गया। तो I हम जानते हैं V अपॉन R होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू N इंटू E। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू दैट वायर पर सेकेंड की वैल्यू N आपको मिल जाएगी, दैट इज V अपॉन R इंटू E। V दिया हुआ है आपको 2 वोल्ट, टोटल रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मिल जाएंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 7 में,
क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है कि इतना करंट है 5 एम्पियर के बराबर और ये पास होता है एक कॉपर कंडक्टर के थ्रू जिसका रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन दिया है। इसका रेडियस दिया है दोस्तों आपको, रेडियस 5 मिलीमीटर और करंट की वैल्यू दी है आपको 5 एम्पियर के बराबर और आपसे मोबिलिटी पूछी गई है, मोबिलिटी कितनी होगी और यदि ड्रिफ्ट स्पीड जो है उनकी ड्रिफ्ट स्पीड के बारे में आइडिया दिया है। ड्रिफ्ट स्पीड इज 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड। तो मोबिलिटी का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। मोबिलिटी म्यू जो होता है वो ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, VD अपॉन E के बराबर इसकी वैल्यू होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालें? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम ये कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम कह सकते हैं कि E इज इक्वल टू रो इंटू जे। ईद बराबर रो जे, एक ट्रिक आपको याद होगी, ईद इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू रो इंटू जे करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी को करंट अपॉन एरिया लिखा जा सकता है, सो रो इंटू करंट अपॉन एरिया लिख सकते हैं ई को। ये वैल्यू ई की यहाँ पे आप पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा मोबिलिटी इज इक्वल टू ड्रिफ्ट स्पीड डिवाइडेड बाय ई की वैल्यू रो आई अपॉन ए। ठीक बात। तो आपको कौन कौन सी चीजें दी हुई हैं? आपको करंट दिया है, आपको क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकते हैं πr², VD आपको दिया है और आपको रेजिस्टिविटी भी दी हुई है। तो आप यहां से मोबिलिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको एक ग्राफ दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि कौन सा रिलेशन इनमें से ट्रू होगा। अब इस ग्राफ को आप ध्यान से देखिए। ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन विद नेगेटिव स्लोप एंड पॉजिटिव इंटरसेप्ट। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं कि जिसका जो स्लोप है यानी यहाँ से जो एंगल है वो 90 से ज्यादा है, तो मैं कह सकता हूँ ये नेगेटिव है। ये साफ दिख रहा है कि ये ऑब्ट्यूस एंगल है, तो इसका मतलब स्लोप जो है, इसका स्लोप इस स्ट्रेट लाइन का क्या है, नेगेटिव है। और जो y इंटरसेप्ट होता है बेटा, y इंटरसेप्ट यानी कि ये क्या है, पॉजिटिव है, y इंटरसेप्ट पॉजिटिव है। तो मैं इस ग्राफ की जो इक्वेशन है वो मैं लिख सकता हूं कि कुछ इस तरीके से होगी, y इज इक्वल टू mx माइनस सी की फॉर्म में। y यहां पे क्या है, ln रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू सम कांस्टेंट m विच इज पॉजिटिव इनटू y एक्स एक्सिस पर क्या है 1/t² और माइनस में सम कांस्टेंट c, y इंटरसेप्ट c। तो भाई आप यहां से लिख सकते हैं कि RT की वैल्यू को लिख सकता हूं, ln को हटा देंगे तो e की पावर में चला जाएगा सारा कुछ, e की पावर माइनस स्लोप नेगेटिव था, मैंने यहाँ पे गलती कर दी है, स्लोप नेगेटिव y इंटरसेप्ट पॉजिटिव, तो ये माइनस एक्स प्लस सी की टर्म्स में आएगा, माइनस एक्स प्लस सी। तो ये माइनस दिस प्लस सी की टर्म्स में लिखा जाएगा, तो ये आपको लिखा जाएगा माइनस m/t² और प्लस सी। ये प्लस सी में लिखा है तो इसको और ब्रेक डाउन कर सकते हैं, इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर माइनस m/t² इंटू e रेज टू दी पावर c। अब e रेज टू दी पावर c इज अ कांस्टेंट, तो इसको ऐसे आप लिख लीजिए कि रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू e रेज टू दी पावर c इंटू e रेज टू दी पावर माइनस m/t²। अब ऐसे फॉर्म में जो भी आपको रिलेशन दिख रहा है उसको आप टिक कर देंगे। तो देखिए हम मैं इसकी बात करूं ए ऑप्शन की, वो तो गलत है क्योंकि इसमें ई का फंक्शन नहीं है। इसमें देखिए R0 एक कांस्टेंट है, ठीक है, माइनस t² अपॉन t0², जो कांस्टेंट है वो t² के नीचे आ रहा है, लेकिन कांस्टेंट तो हमारा t² से ऊपर है, तो इसका मतलब सी ऑप्शन भी गलत हुआ। डी ऑप्शन की बात करें, रेजिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर इज इक्वल टू R0 e रेज टू दी पावर t²/t0², यहां पे माइनस साइन नहीं लगाया है तो ये भी गलत है, तो आपके पास बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया है कि दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स हैं जिनका रेडियस a और b है, रेडियस a और b है लाइक दिस, a रेडियस का स्फीयर और ये b रेडियस का स्फीयर है। अब क्वेश्चन में कहा है कि इन दोनों स्फीयर्स के बीच का जो हमारे पास वॉल्यूम है वो एक डेंसिटी रेजिस्टिविटी रो के मटेरियल से भरा हुआ है। एक यूनिफॉर्म रेजिस्टिविटी के मटेरियल से ये जो वॉल्यूम है ये फिल्ड है। आपसे पूछा गया है कि इसके और इसके बीच में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना होगा। तो आप देखिए बेटा कि इस स्फीयर से इस स्फीयर तक
जब चार्जेस कभी फ्लो होंगे, मान लीजिए हमने बैटरी का एक टर्मिनल यहां लगाया, दूसरा टर्मिनल यहां लगाया, तो चार्जेस जो हैं वो यहां से यहां रेडियली डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। रेडियली डायरेक्शन में चार्जेस जो हैं वो फ्लो करेंगे बेटा इस तरीके से, ठीक बात है। अब चार्जेस फ्लो करेंगे तो हम कह सकते हैं कि पहले चार्जेस को ये वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को पार करना था, हर जगह जाएंगे तो इस वाले क्रॉस सेक्शन एरिया को चार्जेस को पार करना होगा एक साथ। उसके बाद जब चार्जेस और आगे चलेंगे तो उनको इस बड़े स्फीयर के थ्रू जाना होगा, इस बड़े स्फीयर के थ्रू उन चार्जेस को जाना होगा। उसके बाद चार्जेस और आगे बढ़ेंगे तो मैं कह सकता हूं इस बड़े स्फीयर के थ्रू उन चार्जेस को जाना होगा। तो चार्जेस जिस एरिया से पास हो रहे हैं वो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है। तो एरिया ग्रेजुअली इंक्रीज होता जा रहा है तो मैं कह सकता हूं जो हमारा फॉर्मूला है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू रो L बाय A, उसमें एरिया कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। तो हम ये वाला फॉर्मूला उतनी आसानी से यहाँ नहीं लगा सकते हैं, बिकॉज क्रॉस सेक्शन एरिया जो चार्जेस पास कर रहे हैं जिस एरिया से कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे क्रॉस सेक्शन एरिया कम था, यहाँ से जब चार्जेस दूर गए तो एरिया जो है बढ़ने लगा, उसके बाद और दूर गए चार्जेस तो और एरिया बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा और बढ़ने लगा। तो हम इसमें इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं इस डायग्राम में एक एलिमेंट लेता हूं, मैंने यहाँ पे r डिस्टेंस पर, सेंटर से r डिस्टेंस पर मैंने एक छोटा सा एलिमेंटल स्फीयर लिया लाइक दिस। जिसका विड्थ है, जिसका थिकनेस है dr के बराबर, जिसका थिकनेस है dr के बराबर। तो देखिए जब यहां से चार्ज पार्टिकल्स पास होंगे, यहां से चार्ज पार्टिकल्स पास होंगे इस तरीके से, इसको क्रॉस करेंगे इसको, तो मैं कह सकता हूं कि इस छोटे से पोर्शन का जो छोटा सा रेजिस्टेंस है dr, उसको लिखा जा सकता है रेजिस्टिविटी रो इनटू लेंथ, जिस लेंथ के थ्रू चार्जेस निकल रहे हैं। तो चार्जेस को कितना लेंथ कवर करना पड़ रहा है, मैं कह सकता हूं इस थिकनेस के बराबर। थिकनेस कितनी है, dr के बराबर, डिवाइडेड बाय a, कितना क्रॉस सेक्शन एरिया से सारे चार्जेस पास हो रहे हैं। तो मैं कह सकता हूं ये जो स्फीयर है स्मॉल r रेडियस का, उसके सरफेस एरिया के बराबर एरिया से इलेक्ट्रॉन जो चार्जेस हैं उनको पास होना पड़ रहा है। तो ये बन गया आपके पास अपॉन 4πr²। अब आप इसको इंटीग्रेट कर देंगे, इसको इंटीग्रेट कर देंगे, लिमिट लगाएंगे r इज इक्वल टू a से लेके r इज इक्वल टू b तक, और ये बन जाएगा 0 से लेके कैपिटल R। तो आपको यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाने वाली है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में दिया है कि कंडक्टर में नंबर ऑफ कंडक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी नंबर डेंसिटी की वैल्यू दी है 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28, और मीन फ्री टाइम दिया है आपको, मीन फ्री टाइम यानी कि टाउ, टाउ की वैल्यू दी है 25 फेम्टो सेकेंड। फेम्टो का मतलब 10 टू द पावर -15 सेकेंड्स, फेम्टो का मतलब याद रखें 10 टू द पावर -15, और दिया है कि इसकी अप्रॉक्सीमेट रेजिस्टिविटी कितनी होगी, रेजिस्टिविटी कितनी होगी, और आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दे रखा है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। आपको निकालना है रेजिस्टिविटी। तो पहले तो आपको रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला टाउ की टर्म्स में आना चाहिए। तो रेजिस्टिविटी होता क्या है, 2m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। जब रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला ओम्स लॉ जब डिराइव कर रहे थे, ड्रिफ्ट स्पीड जब डिराइव कर रहे थे, तो ये फॉर्मूला आपने वहां पे देखा होगा दैट रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू 2m अपॉन ne स्क्वायर टाउ। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी आपको निकालनी है, 2 इंटू मास दिया है 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 किलोग्राम, डिवाइडेड बाय नंबर डेंसिटी आपको दी है दैट इज 8.5 इंटू 10 टू द पावर 28 इंटू ई स्क्वायर, ई इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 का स्क्वायर इंटू टाउ, इंटू टाउ, टाउ दिया है आपको 25 इंटू 10 टू द पावर -15, 25 इंटू 10 टू द पावर -15। इसको सॉल्व करके आप ओम मीटर में रेजिस्टिविटी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11।
क्वेश्चन नंबर 11 में आपको दिया है कि एक कैपेसिटर प्लेट के ऊपर जो चार्ज है वो एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आपको दिया हुआ है और आपसे पूछा गया है कि करंट की वैल्यू कितनी होगी एट टाइम t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पर। यहां पर चार्ज करंट की वैल्यू कितनी होगी? तो करंट का डेफिनेशन एक ही है, चाहे चैप्टर कोई सा भी हो। करंट जो है चार्जेस की वजह से जो होता है दैट इज डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी या डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ये होता है करंट का डेफिनेशन। तो बेटा आप देखिए कि Q वर्सेस आपको T ग्राफ दिया हुआ है, तो मैं कह सकता हूं कि जो डी क्यू बाई डी टी है ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा स्लोप जो है ऑफ ग्राफ ऑफ Q वर्सेस टाइम। चार्ज वर्सेस टाइम का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप है आपको डी क्यू बाई डी टी देगा और वही स्लोप क्या कहलाएगा? आपका करंट कहलाएगा। तो आप यहाँ पे स्लोप देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब यहाँ पे जो स्लोप है, स्लोप की वैल्यू 0 है, स्लोप की वैल्यू 0 है। इसका मतलब करंट की वैल्यू 0 है एट t इज इक्वल टू 4। नॉट जस्ट एट t इज इक्वल टू 4, यहां से लेकर यहां तक जो है करंट की वैल्यू 0 है। इस पूरे रीजन में करंट की वैल्यू 0 है बिकॉज चार्ज चेंज नहीं हुआ है। आगे उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दिया है कि एक रेजिस्टेंस है जिसको हम 100 ओम का रूम टेम्परेचर पर, तो R0 की वैल्यू दी है 100 ओम और टेम्परेचर T0 जो रेफरेंस टेम्परेचर है दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस। अब क्या करते हैं कि अब इसको कनेक्ट कर दिया जाता है 220 वोल्ट की सप्लाई से और उसमें करंट फ्लो होता है 2 एम्पियर के बराबर और टेम्परेचर कहा गया है कि वो 500 डिग्री मोर देन द रूम टेम्परेचर है। यानी कि अब क्या करते हैं, वो वोल्टेज सोर्स लगाते हैं। वोल्टेज सोर्स लगाते हैं तो उस पर्टिकुलर वायर में हीट जनरेट होगा, रेजिस्टेंस की वजह से I²R हीट उसमें जनरेट होगा। हीट जनरेट होने से रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ेगा और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ने से उसकी जो वैल्यू R है, रेजिस्टेंस जो है वो इंक्रीज होता है। तो क्वेश्चन में कहा गया है आगे कि टेम्परेचर यदि 500 डिग्री ज़्यादा हो जाता है और रेजिस्टेंस उनको मिलता है V अपॉन I दैट इज 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय करंट 2, यानी कि 110 ओम रेजिस्टेंस हो जाता है इतने टेम्परेचर पर। ये पर्टिकुलर बैटरी, ये करंट, तो ये रेजिस्टेंस इतने टेम्परेचर पर हो जाता है। आपको निकालना है कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट आपको निकालना है अल्फा। तो भाई रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो वेरिएशन है वो इस तरीके से होता है दैट R एज एट टेम्परेचर T इज इक्वल टू R0 1 प्लस अल्फा T माइनस T0। तो यहां से आपको रेजिस्टेंस दिया है 110 इज इक्वल टू 100 ओम 1 प्लस अल्फा 525 माइनस 25। इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आपको अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है कि कॉपर की रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है। कॉपर की रॉड है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया A है, एरिया A, यूनिफॉर्म करंट जो है इसमें से पास होता है I के बराबर। I जो है इस यूनिफॉर्म करंट है, टेम्परेचर इसका T है, टेम्परेचर इसका T है। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी चार्ज अपॉन वॉल्यूम, ये आपको दिया है रो के बराबर। तो आपसे पूछा गया है कि d डिस्टेंस ट्रेवल करने में उस चार्ज को कितना समय लगेगा चार्ज को यहां से यहां जाने में, d डिस्टेंस ट्रेवल करने में। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो चार्ज है कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट स्पीड से डिस्प्लेस होता है। ये चार्ज के पास एनर्जी तो बहुत ज्यादा होती है बट ये रैंडम मोशन में मूव करता है, लेकिन इफेक्टिवली ये ड्रिफ्ट स्पीड के साथ आगे की तरफ शिफ्ट होता है। आगे के जो तरफ कंडक्टर की लेंथ के लॉन्ग जो शिफ्ट होने का रेट है उसी को ड्रिफ्ट स्पीड कहा जाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो टाइम लगेगा बेटा वो टाइम लगेगा d अपॉन वी, इतना लेंथ डिवाइडेड बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड जो है टाइम टेकन आपके पास मिल जाएगा। अब समस्या ये है कि Vd आप कैसे निकालें, ड्रिफ्ट स्पीड कैसे आप निकाल सकते हैं। तो इसके लिए हम कर सकते हैं कि करंट होता है I की वैल्यू होती है NaE Vd के बराबर। I इज इक्वल टू NaE Vd होता है ना। और आपको दिया है ये चार्ज डेंसिटी
और ये क्या होता है, चार्ज अपॉन वॉल्यूम। चार्ज, ये नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स अपॉन वॉल्यूम होता है। तो n को और रो को आप रिलेट कर सकते हैं कैसे, दिस इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। और इस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को यदि हम E से मल्टीप्लाई कर दें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और ये क्या है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन यानी कि टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो Ne जो है वो आपके पास बन जाएगा क्या, वो आपके पास चार्ज डेंसिटी बन जाएगा। दिस इज नॉट रेजिस्टिविटी, दिस इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी आपके पास ये बन जाएगी बेटा। तो ये बन जाएगा आपके पास I इज इक्वल टू रो ए वी डी। रो ए वी डी बन गया और आपको आई थिंक मिल गया वी डी इज इक्वल टू आई अपॉन रो ए। रो इज नॉट रेजिस्टिविटी, अगेन आई एम टेलिंग यू, रो इज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वी डी मिल गया, ऊपर रख दो इसमें, तो आपको टाइम मिल जाएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा टाइम टेकन इज इक्वल्स टू डी अपॉन वी डी विच इज आई रो ए। सो डी रो ए अपॉन आई, डी रो ए अपॉन आई, सी ऑप्शन आप यहाँ पे टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है कि यदि वायर को स्ट्रेच कर दिया जाता है, स्ट्रेच करने का मतलब उसकी जो एग्जिस्टिंग लेंथ है उसको बढ़ा दिया। अब एग्जिस्टिंग लेंथ को बढ़ाएंगे, स्ट्रेच करेंगे, तो उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कम हो जाएगा। और आपसे पूछा गया है कि अल्टीमेटली रेजिस्टेंस में चेंज कितना होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि हमारे पास मान लीजिए एक वायर है लाइक दिस, और इसको हमने स्ट्रेच कर दिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाएगा। लेंथ बढ़ जाएगी लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया कम हो जाता है, लेकिन इनका जो वॉल्यूम है वो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो मैं लिख सकता हूं कि वॉल्यूम इज इक्वल टू लेंथ इनटू क्रॉस सेक्शन एरिया। तो यहां से लेंथ को लिखा जा सकता है वॉल्यूम अपॉन एरिया। मैं इसमें एरर का रिलेशन लिखूं तो आप यहां पे लिख सकते हैं दैट डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 प्लस डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100। ये आप लिख सकते हैं। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं है तो ये वाली टर्म को हम जीरो कर देंगे, तो आपको मिल जाएगा डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू डेल्टा ए अपॉन ए, यानी परसेंटेज चेंज इन लेंथ इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन एरिया। लेंथ में कितना चेंज किया है, 0.1%, तो एरिया में जो चेंज हो जाएगा आपके पास डेल्टा ए अपॉन ए इंटू 100 इज इक्वल टू 0.1%। अब हम रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं, दैट रेजिस्टेंस R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए। इसमें हम लिखना चाहें एरर्स में रिलेशन, तो डेल्टा R अपॉन R इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100 प्लस डेल्टा L अपॉन L इंटू 100 प्लस डेल्टा A अपॉन A इंटू 100। तो रो में तो कोई चेंज हो नहीं सकता बिकॉज ये मटीरियल स्पेसिफिक वैल्यू है, तो ये हो जाएगा 0। सो डेल्टा एल अपॉन एल इंटू 100, लेंथ में चेंज परसेंटेज में 0.1, एरिया में चेंज परसेंटेज में प्लस 0.1, तो आपको मिलेगा डेल्टा आर अपॉन आर इंटू 100 इज इक्वल टू 0.2% आपको आंसर मिल जाएगा। तो दोनों को हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वो भी रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा 0.2% से। क्वेश्चन नंबर 15 में आपको दिया है कि एक हमारे पास Vd का रिलेशन दिया हुआ है दैट इज प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हम जानते हैं फॉर्मूला करंट का Vd के टर्म्स में दैट इज I इज इक्वल टू NaE/Vd। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं बिकॉज करंट I का फॉर्मूला होता है NaE/Vd, इसका मतलब करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Vd और Vd प्रोपोर्शनल है अंडर रूट E से, तो मैं कह सकता हूं अंडर रूट ऑफ E के प्रोपोर्शनल है। तो इसका मतलब ये इसके प्रोपोर्शनल हो गया, दोनों का स्क्वायर कर देंगे तो I स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू E, और E को मैं पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में लिख सकता हूं कि E क्या होता है बेटा, डेल्टा V अपॉन डी, तो बन जाएगा आपके पास I स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा V, और डेल्टा V या V लिख सकते हैं इसको, V है I स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू V, तो इसका मतलब V इज इक्वल टू सम प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट इनटू I स्क्वायर। तो y इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर जैसी फॉर्म बन चुकी है, और अपवर्ड फेसिंग पैराबोला जो है आपको मिल जाएगा। ये आपके पास y, ये x, y का मतलब यहाँ पे v हो गया और x का मतलब यहाँ पे करंट हो गया।
ठीक है, तो आपके पास ये ऑप्शन सही आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको दिया है ट्रांसमिशन लाइंस के बारे में। ट्रांसमिशन लाइन क्या होती है कि एक सोर्स जो है वो एनर्जी जनरेट करता है और ये ट्रांसमिशन लाइन उस एनर्जी को ट्रांसमिट करती हैं और हमारे जो हाउस हैं वहाँ तक ये एनर्जी जो है ये पहुँच जाती है। इनका यहाँ पे एक लोड रेजिस्टेंस होता है, लोड रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आउटपुट प्राप्त किया जाता है और ये जो ट्रांसमिशन लाइंस हैं इनका कुछ रेजिस्टेंस होता है आर। यदि इसको मैं सर्किट की फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो ये सोर्स जो है एक बैटरी है बेसिकली, यहाँ पे ट्रांसमिशन लाइंस हैं, उनका टोटल रेजिस्टेंस स्मॉल आर मैंने कहा है, और यहाँ पे एक रेजिस्टर होता है जिसको लोड रेजिस्टेंस कहते हैं, इसके अक्रॉस हमें आउटपुट प्राप्त किया जाता है। तो क्वेश्चन में कहा है कि हमें जो आउटपुट मिलता है वो 220 वोल्ट पे मिलता है और जो आउटपुट पावर है वो है 1 किलो वॉट के बराबर, 1000 वॉट के बराबर। तो मैं कह सकता हूं ये पावर और वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस की सहायता से मैं इस ब्रांच में लोड में जो करंट की वैल्यू प्राप्त कर सकता हूं। तो लोड में जो करंट की वैल्यू है वो मैं लिख सकता हूं P अपॉन V। P की वैल्यू कितनी है 1000, 1 किलो वॉट डिवाइडेड बाई V इज 220, तो 220 जीरो आपके पास है 50/11 एम्पियर आपको मिलेगा यहाँ पे करंट। अब जो करंट इस लोड रेजिस्टेंस में होगा उतना ही ये ट्रांसमिशन लाइन में होगा, और ट्रांसमिशन लाइन में करंट आई है तो मैं ट्रांसमिशन लाइन के रेजिस्टेंस की वजह से जो हीट लॉस हुआ है वो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं। तो पावर जितनी लॉस हुई है, देखिए इस ट्रांसमिशन लाइन का एक ही कैवियाट है कि ये जो ट्रांसमिशन लाइन है हीट की फॉर्म में एनर्जी डिसिपेट करती है। तो आई स्क्वायर आर एनर्जी जो है वो यहाँ पे डिसिपेट होगी, दैट विल बी आई स्क्वायर इंटू आर। आई कितना है आपके पास 50/11 का स्क्वायर इंटू ट्रांसमिशन लाइन का रेजिस्टेंस है 2 ओम के बराबर। अब आपसे पूछा गया है एफिशिएंसी कितनी है। एफिशिएंसी का जनरल मीनिंग होता है आउटपुट अपॉन इनपुट इनटू 100, दैट इज कॉल्ड परसेंटेज एफिशिएंसी। तो बेटा ये देखिए कि परसेंटेज एफिशिएंसी की बात करूंगा मैं, परसेंटेज एफिशिएंसी इज इक्वल टू आउटपुट कितना दिया है इन्होंने, आउटपुट क्वेश्चन में दिया है कि 1000 वॉट के बराबर है, 1000 वॉट डिवाइडेड बाय इनपुट, इनपुट कितना आया है। तो जितना लॉस हुआ है और जितना यहाँ पे आउटपुट दिया है उन दोनों का सम क्या है, इनपुट है। तो मैं कह सकता हूँ यहाँ पे 1000 प्लस जितना लॉस हुआ है, इस लॉस को आप लिख लेंगे पावर लॉस इंटू 100, इसको आप कर देंगे इंटू 100, तो आपका आंसर जो है यहाँ पे मिल जाएगा परसेंटेज एफिशिएंसी का। तो इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि इन सारे अप्लायंसेज जो हैं ये बिल्डिंग में लगे हैं, इनका मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी क्या होगा। तो सारे जो अप्लायंसेज होते हैं हम जानते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगे होते हैं, तो ढेर सारे अप्लायंसेज लगे हैं, सारे के सारे पैरेलल में हैं एक दूसरे के, तो इन सब का आप आर इक्विवेलेंट निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे कि आपके पास 45 वॉट का बल्ब है, तो मैं कह सकता हूं कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा बल्ब का, इज इक्वल टू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी, वी स्क्वायर बाय पी। वी स्क्वायर बाय पी जो है वो उसका क्या होगा, रेजिस्टेंस होगा। ऐसे ही इन सारे बल्ब्स का रेजिस्टेंस, इन सारे बल्ब का रेजिस्टेंस, हीटर का रेजिस्टेंस और इन फैंस का रेजिस्टेंस सब निकाल लेंगे। ये रेजिस्टेंस है, हमारे पास जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का है, 220 वोल्ट का है, और इसके साथ में एक फ्यूज लगाया जाता है। फ्यूज का काम ये होता है यदि करंट उस परमिसिबल वैल्यू से ज्यादा यदि चला जाता है तो वो मेल्ट हो जाता है, सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी आपसे पूछी गई है, तो मिनिमम फ्यूज कैपेसिटी की वैल्यू कैसे निकालेंगे। इस सर्किट में देखिए कि ये जो बैटरी है, ये जो सोर्स है, कितना करंट इस पूरे सर्किट को सप्लाई कर रहा है। जितना करंट इस पूरे सर्किट को सप्लाई हो रहा है उतना ही मिनिमम फ्यूज आपको लगाना चाहिए। यदि मान लीजिए 20 एम्पियर, मान लीजिए 20 या 30, 40, 50 कुछ आई वैल्यू, आई करंट की वैल्यू यहाँ पे सप्लाई कर रहा है, तो मिनिमम से मिनिमम आपको आई वैल्यू वाला फ्यूज लगाना होगा। यदि उससे कम लगाएंगे तो ये पहले ही जो है मेल्ट हो जाएगा, सर्किट को ब्रेक कर देगा। यदि बहुत ज्यादा आपने फ्यूज का जो रेटिंग है बहुत ज्यादा कर दिया, मान लीजिए 4 टाइम्स आई कर दिया, तो जरूरत पड़ने पर वो मेल्ट नहीं हो पाएगा और फ्यूज का कोई मतलब नहीं रह पाएगा। तो मिनिमम जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू आई। आई आप निकाल लेंगे, आर इक्विवेलेंट निकालेंगे सबका, और यहां से निकाल लेंगे आई इज इक्वल टू 220 डिवाइडेड बाय आर इक्विवेलेंट, आपका आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में दिया है कि 2 बल्ब हैं और दोनों बल्ब जो हैं वो सीरीज में लगे हुए हैं। एक बल्ब है, इसका रेजिस्टेंस R1 मान लीजिए, दूसरे का रेजिस्टेंस R2 मान लीजिए। ये जुड़े हुए हैं एक बैटरी से जिसका EMF है 220 वोल्ट के बराबर, 220 वोल्ट के बराबर। तो रेजिस्टेंस R1 R2 कैसे निकालेंगे।
इसकी पावर रेटिंग आपको दी हुई है, तो R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास V स्क्वायर डिवाइडेड बाय P1 और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास V स्क्वायर बाय P2। सब 220 वोल्ट रेटेड हैं, सो V स्क्वायर डिवाइड बाय P और V स्क्वायर डिवाइड बाय P। आपको रेजिस्टेंस मिल जाएंगे। आपसे पूछा गया है कि पावर कितनी कितनी ये कंज्यूम करेंगे बेटा इस 220 वोल्ट के अक्रॉस लगाने पर, तो आप इस सर्किट में करंट निकाल लेना। करंट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 220 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 और I निकल गया, तो इसमें पावर आ जाएगी आपके पास P1 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R1, इसमें आ जाएगी P2 इज इक्वल टू आई स्क्वायर R2। दोनों कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आपका मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दिया है कि यदि 2 मिली एम्पियर की सप्लाई पास कराई जाती है एक अननोन रजिस्टर से, अननोन रजिस्टर है R, इसमें सप्लाई करवाते हैं 2 मिली एम्पियर का करंट, तो पावर जनरेट होती है। पावर जनरेट होती है कितनी? P इज इक्वल टू 4.4 वॉट। अब इस पावर को लिखा जा सकता है इस रेजिस्टेंस के लिए I स्क्वायर इंटू R। सो 2 इंटू 10 टू दी पावर -3, ये करंट हुआ एम्पियर में का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस की वैल्यू नहीं पता, इज इक्वल टू 4.4 वॉट। ये हो गया आपका पावर। यहां से रेजिस्टेंस की वैल्यू आपको मिल जाएगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब कहा गया है कि यदि इस रेजिस्टर को क्या किया है कि एक 11 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया जाता है, तो कितनी पावर जनरेट ये करेगा। तो यदि मैंने अब इस रेजिस्टर को क्या किया है बेटा, एक 11 वोल्ट की सप्लाई से कनेक्ट कर दिया है, तो पावर इस बार जनरेट होगी V स्क्वायर बाय R के बराबर। V स्क्वायर बाय R हो जाएगा आपके पास 1 to 1 डिवाइडेड बाय R। R की वैल्यू आप यहाँ से निकाल ही चुके हैं, यहाँ पुट कर देंगे, आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 में दिया है कि दो इक्वल रेजिस्टेंस हैं, जब कनेक्ट किया जाता है सीरीज में तो इलेक्ट्रिक पावर वो कंज्यूम करते हैं 60 वॉट का। एक रेजिस्टर मान लीजिए R1, दूसरा रेजिस्टेंस मान लीजिए R2, ये दोनों को जोड़ दिया जाता है एक E से, एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है, तो टोटल पावर जो मिलती है दैट इज 60 वॉट। वो क्या लिखेंगे, I स्क्वायर R1 प्लस आई स्क्वायर R2। I क्या है, इस सर्किट में करंट है और इसकी वैल्यू क्या है, E अपॉन R1 प्लस R2। तो ये वैल्यू दे रखा है आपको 60 वॉट के बराबर। इक्वेशन नंबर 1 कहा गया है कि अब इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है सेम बैटरी से, तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी होगी। अब इनको दोस्तों हम पैरेलल में कनेक्ट कर देते हैं R1 और R2 और बैटरी है सेम E, तो टोटल पावर होने वाली है, इसमें पावर, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है E, सो V स्क्वायर बाय R1, इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस E है, तो आ जाएगा आपके पास E स्क्वायर बाय R2। इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशंस को आप कंपेयर कर लेंगे, आपको आंसर जो है मिल जाएगा कि कितनी ये टोटल पावर कंज्यूम करने वाले हैं।